न्यू वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम मुसलमानों की अजीम तरीन हुकूमत यानी दरबार मुगलिया में जा रहे हैं और ये अदाब शाही का तकाज़ा है वहाँ दरबारी की हैसियत से कदम रखा जाए। नाज़रीन गिरामी, तरीक़े इस्लामी हुकूमत के अरूज ज़वाल का बगौर मुताला किया जाए तो 16वीं सदी में ख़ानदान मुगलिया हमें मिलती है, जिन्होंने अपने ज़माने अरूज में तरक्की की आखिरी हदों को छुआ और ज़माना ज़वाल में उस पस्ती का शिकार हुए कि पत्थर दिल भी इनकी हालत ज़ार को देखते हुए छलक पड़े। लेकिन आज का हमारा मौज़ू सुखन मुगलिया सल्तनत के अरूज ज़वाल पर है। जी तो नाज़रीन, हमें अपनी पिछली वीडियो को आगे लेकर चलते हैं जो कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत तक थी, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इल्मी, अदबी और तारीख़ी वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी से पहुँच सके। औरंगज़ेब एक मुतनाज़ किरदार की शख्सियत था। तारीख़ इस्लाम में दो ऐसी शख्सियत मिलती हैं जिन्होंने हुक्मरान वक्त होते हुए कुरान मजीद की किताबत करते हुए अपना रिज़्क़ कमाया। इनमें एक सुल्तान नासरुद्दीन और जबकि दूसरा नाम औरंगज़ेब आलमगीर का है, जो इसके अलावा टोपियाँ सी कर भी अपनी रोज़ी कमाया करता था। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये उसी शहंशाह हिंदुस्तान की बात है जिसकी सल्तनत की सालाना आमदन 90 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। एक अमरीकी अंग्रेज़ मौरिक तंज़न लिखता है कि औरंगज़ेब एक अच्छा मुत्तकी हुक्मरान होता अगर इसे कैद करने के लिए अपना बाप, कत्ल करने के लिए अपने भाई और जुर्म करने के लिए अपनी मजलूम रया ना मिलती। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम अर्ज़ कर चुके हैं कि मुगलिया सल्तनत के ज़वाल का वक्त उस वक्त शुरू हो चुका था जब औरंगज़ेब आलमगीर ने इक़्तिदार संभाली थी। लेकिन 1707 में औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद इस सल्तनत का भरम अगरचे टूट गया, क्योंकि इसके नलायक जानशीन अमूर मुमलिकत को चलाने के लिए अहल न थे। लेकिन इसके बाद आने वाले मोहम्मद शाह आज़म, बहादुर शाह अव्वल और जहानदार शाह जैसे हुक्मरानों ने इस सल्तनत की अज़मत को दागदार करने में कोई कसर उतार न रखी। हत्ता कि 1713 में शाही ताज को सर पर रखने वाले फ़र्रुख सैयद के बारे में तारीख़ लिखती है, जब इसकी मलका का एक रिश्तेदार को इसको एक आम ओहदे पर फाइज होने का हुक्म जारी किया तो वज़ीर-ए-आज़म के बराबर ओहदा रखने वाले एक दरबारी ने इस हुक्म पर अमल दरामद के लिए हारमोनियम और तबलों के अलावा बहुत आलाते मौसीकी बतौर रिश्वत तलब किए। फ़र्रुख सैयद के जवाब तलब करने पर इसने कहा, जहाँपना, मैंने ये जिशारत इसलिए की है कि बहुत से अहल लोग जिनकी जगह हम नाअहलों को दे रहे हैं, ये औलाद उन्हें देकर किसी काम पे लगाया जा सके। जिस पर शहंशाह शर्मिंदा हुआ और इसने अपना हुक्म वापस ले लिया। अगरचे फ़र्रुख सैयद के बाद चंद मौरफ़ियों दर्जात और शाहजहाँ दोनों को भी ताजे मुगलिया सर पर सजाने का मौका मिला, लेकिन उनके ओहदों का कोई काबिल ज़िक्र वाक़या तारीख़ में महफूज नहीं। अलबत्ता मोहम्मद शाह, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है, के ओहदे तक लूली लंगड़ी मुगलिया हुकूमत रेंगते हुए अपने वजूद का सबूत देती रही। लेकिन 1739 में कर्नाटक की वो मरूफ जंग, जिसमें नादिर शाह अब्दाली ने मुगलिया सल्तनत को महज 3 घंटों से भी कम मुद्दत में शिकस्त से दुचार किया और फिर पाया तख्त दिल्ली की तरफ बढ़ा। तारीख़ी हिंदुस्तान का एक सानिया और भी है जिसने न सिर्फ अमलन मुग़ल हुकूमत के तने बेरू से जान निकाली, बल्कि ये सुर्ख सफ़ात भी तारीख़ का हिस्सा हैं, जिनमें नादिर शाह अब्दाली ने किसी वाक़े पर नाराज़ होते हुए अपने फ़ौजियों को कत्ल व गारत का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में महज एक दिन में 1.5 लाख लोगों को कत्ल करके मुगलिया सल्तनत के दारुल खिलाफा दिल्ली को खून से नहला दिया गया। और फिर 1748 से 1837 तक मुग़ल बादशाहत इस तरह ज़मीन बोस होती रही, जिस तरह के गांधी ने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि मैंने इतनी धोतियाँ तब्दील नहीं की जितनी कि पाकिस्तान हुकूमतें तब्दील कर चुका है। 1837 से 1857 तक ओहदे मुगलिया का वो दारुशकू और खूनी दास्तान है जब लाल किला दिल्ली में अपने आप को शहंशाह दिल्ली कहने वाला आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र हुक्मरान था। इस अहद में अमलन हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो चुकी थी,
اب تک وہ مثلاً مغل حکومت کا صدیوں سے قائم برہم رکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے، لیکن اس عہد میں انگریزوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا بہادر شاہ ظفر کی وفات کے بعد اس کی اولاد کو لال قلعہ خالی کرنا ہوگا، لیکن فطرت شاید انتقام لینے کا فیصلہ لے چکی تھی، اور سور کی چربی سے تیار ہونے والے کارتوس کا وہ مشہور واقعہ جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ آزادی کا سبب بنا سامنے آ گیا، جس کے بارے میں ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں تارے برقی نے بچا لیا اور ہمارا پیغام رسانی کا نظام ان کے مقابلے میں کہیں تیز تھا، ورنہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ جب انگریزوں نے اپنی جدید سائنسی اور حربی ایجادات کی بدولت جنگ آزادی، جس کو انگریزی جنگ غدر کے نام سے یاد کرتا ہے، میں فتح حاصل کر لی تو آخر مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون لے جایا گیا۔ مزدور بادشاہ یہ جان چکا تھا کہ اب اسے دفن کے لیے اپنے وطن کی سرزمین حاصل نہیں ہوگی، تو اس کا یہ شعر کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، پیش گوئی کی صورت سچ ثابت ہوئی۔ رنگون کے قیامت خیز اور ظلم و بربریت کے یہ لمحات بھی تاریخ کا حصہ ہیں، جب ناشتے میں مزدور بادشاہ کو اس کے بیٹوں اور پوتوں کے سر پیش کیے گئے۔ بہادر شاہ پر مقدمہ چلایا گیا جو کہ اپنی 19 سماعتوں کے ساتھ 41 دن تک جاری رہا، اور بالآخر مجرم ٹھہراتے ہوئے اسے قید کر لیا گیا، جو کہ 87 سال کی عمر میں 1862 کو قید میں ہی قسم خودی کے عالم اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی 4 بیویوں میں سے 20 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد شہنشاہ ہند ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کی اولادیں یعنی شہزادے اور شہزادیاں بقول میاں محمد بخشاں لکھی وال نہ ملدا جسدا اج ککھاں دے ملدا کے مصداق اس تکلیف دہ حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کہ وہ شہزادیاں جن کو کبھی فلک نے بے پردہ نہ دیکھا تھا، اس میں کچھ اپنی عوام کی خادمہ مقرر ہوئیں اور کچھ نے طوائف کا داغ اپنے چہرے پر سجا لیا، جبکہ بیٹے دنیا کی بھیڑ میں رزق تلاش کرتے کرتے رزق کے خاک ہو کر رہ گئے۔ ناظرین گرامی، عہد مغلیہ کی عروج و زوال کی یہ داستان نہ صرف آپ کو پسند آئے گی بلکہ اپنے اسے اس سمانے عبرت لیتے ہوئے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان کو دے اجازت۔ نگہبان۔